नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे दैनिक जीवन में रसायन। आज इस दैनिक जीवन में जो रसायन है इसमें हम पढ़ेंगे साबुन व अपमार्जक के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? साबुन व अपमार्जक के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको बता दूं विद्यार्थियों, जो अपमार्जक है ये डिटर्जेंट क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और डिटर्जेंट जो शब्द है ये लैटिन भाषा का शब्द है और इस शब्द का अर्थ होता है स्वच्छ करने वाला। क्या अर्थ होता है? स्वच्छ करने वाला। जो डिटर्जेंट जो शब्द है ये किस भाषा का शब्द है? ये लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। और जो ये लैटिन भाषा का शब्द है और इसका अर्थ जो होता है वो होता है स्वच्छ करने वाला। अर्थ क्या होता है? स्वच्छ करने वाला। स्वच्छ करने वाला। तो अब ध्यान से सुनिए और समझिए। तो हम सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे साबुन। क्या पढ़ेंगे? साबुन। तो मैं आपको बता दूं, जो साबुन है ये दीर्घ श्रृंखला वाले उच्च वसीय लवण होते हैं। क्या होते हैं? दीर्घ श्रृंखला वाले उच्च वसीय लवण होते हैं। तो ध्यान दें, इसकी जो श्रृंखला है यानी जो कार्बन की श्रृंखला है वो 12 से लेकर के कार्बन 18 तक हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? कार्बन 12 से लेकर के कार्बन 18 तक लंबी श्रृंखला हो सकती है। तो साबुन है ये होते हैं, ये दीर्घ श्रृंखला वाले उच्च वसीय अम्लों जैसे ओलिक अम्ल, व पोमेटिक अम्लों के लवण होते हैं। तो यानी साबुन की परिभाषा क्या रहेगी? ये दीर्घ श्रृंखला वाले उच्च वसीय अम्ल जैसे कि ओलिक अम्ल है या पोमेटिक अम्ल है, इनके लवण होते हैं। इनको हम क्या कहेंगे? साबुन कहेंगे। और इस साबुन जो होता है इसको, जो ये उच्च वसीय अम्ल होते हैं इनको क्या किया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करके प्राप्त करते हैं और इस क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? साबुनीकरण। तो आप साबुनीकरण की परिभाषा देखिए, बहुत ही इजी है साबुनीकरण की परिभाषा। तो यानी जो उच्च वसीय अम्ल होते हैं, उच्च वसीय अम्लों को सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड व पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ गर्म करके साबुन प्राप्त करते हैं। इस क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? साबुनीकरण कहते हैं। बहुत ही इजी परिभाषा है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? साबुनीकरण कहते हैं। तो अब जो उच्च वसीय अम्ल होते हैं उनको सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है और गर्म करके साबुन प्राप्त किया जाता है, जिसको क्या कहते हैं? इस क्रिया को कहा जाता है साबुनीकरण। जैसे उच्च वसीय अम्ल अपन बात कर लें तो जैसे CH2 तो COR ये है उच्च वसीय अम्ल। ये क्या है?
उच्च वसीय अम्ल है। और इन उच्च वसीय अम्लों को किसके साथ गर्म करेंगे? इस उच्च वसीय अम्ल को हम गर्म करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। किसके साथ गर्म करेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? हमें साबुन प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा? 3RCOONA+। ये जो हमें प्राप्त हो रहा है ये क्या प्राप्त हो गया? साबुन। और इसके पल्स में क्या निकल जाएगा? ग्लिसरॉल। क्या बन जाएगा? ग्लिसरॉल बन जाएगा। ग्लिसरॉल का सूत्र होगा CH2 और OH, या इसको यहाँ डैश लगाने की जरूरत नहीं है, OH, यानी ये अपने को प्राप्त हो गया। ये तो साबुन प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया? साबुन। और ये क्या प्राप्त हो गया? ये हो गया हमें ग्लिसरॉल। क्या प्राप्त हो गया? ग्लिसरॉल प्राप्त हो गया प्लस में। अब जो ये साबुन है, इस साबुन को पृथक करने के लिए हमें इसके साथ क्या मिलाना पड़ेगा? NaCl। NaCl मिला करके हम इस साबुन को क्या कर सकते हैं? अलग या पृथक कर सकते हैं। ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। अब विद्यार्थियों, हम जो साबुन है, ये साबुन केवल मर्दुल जल के साथ ही क्रिया करते हैं, कठोर जल के साथ क्रिया नहीं करते हैं। और कठोर जल के साथ क्रिया नहीं करने का कारण मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं ये करते हैं। तो ये आपने अभी नोट कर लिया होगा। अब सुनिए, जो साबुन होते हैं, उस साबुन और जो कठोर जल होता है, कठोर जल में क्या होते हैं? कठोर जल में कैल्शियम व मैग्नीशियम के आयन होते हैं। कठोर जल में क्या होता है? कठोर जो जल होता है, उस कठोर जल में क्या होता है? कैल्शियम व मैग्नीशियम के आयन होते हैं। किसके आयन होते हैं? मैग्नीशियम के आयन होते हैं। ये आयन क्या करते हैं? ध्यान से सुनिए, ये आयन क्या करते हैं? ये आयन साबुन में उपस्थित सोडियम आयन को प्रतिस्थापित कर देते हैं। सोडियम आयन को क्या कर देते हैं? प्रतिस्थापित कर देते हैं। और सोडियम आयन किसमें होता है? यानी ये आयन, ये कौन से आयन? ये कैल्शियम और मैग्नीशियम। ये आयन साबुन में उपस्थित सोडियम आयन को प्रतिस्थापित कर देते हैं। और सोडियम आयन को प्रतिस्थापित करके, यानी प्रतिस्थापित का मतलब है जो साबुन में सोडियम आयन होता है उस सोडियम आयन को हटा देते हैं। और हटा करके क्या करते हैं? स्वयं के आयन बना लेते हैं। क्या करते हैं? स्वयं के आयन बना लेते हैं। स्वयं किसके? कैल्शियम और मैग्नीशियम। स्वयं किसके? कैल्शियम व मैग्नीशियम के आयन बना लेते हैं, या कैल्शियम या मैग्नीशियम के लवण बना लेते हैं। यानी ये स्वयं के लवण, अर्थात कैल्शियम व मैग्नीशियम के लवण बना लेते हैं। और जो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो लवण होते हैं, ये जो जल होता है उस जल में क्या होते हैं? ये उस जल में अघुलनशील होते हैं। ये उस जल में क्या होते हैं? अघुलनशील होते हैं। और अघुलनशील होने के कारण क्या होता है? अघुलनशील होने के कारण अवक्षेपित हो जाते हैं। यानी ये जो आयन है या ये लवण है, ये जल में क्या होते हैं? अघुलनशील। क्या होते हैं? अघुलनशील। और अघुलनशील होने के कारण क्या हो जाते हैं? अवक्षेपित हो जाते हैं। अवक्षेपित का मतलब है ये पेंदे में जमा हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं, उस जल से क्रिया नहीं करते हैं। और इस कारण ये क्या है? कठोर जल से क्रिया नहीं करते हैं। तो कठोर जल से क्रिया नहीं करने का कारण आप समझ गए, क्योंकि ये क्या होते हैं? अवक्षेपित हो जाते हैं, अघुलनशील होते हैं ये लवण। और अघुलनशील होने के कारण उस जल से ये क्रिया नहीं कर पाते हैं। अब अपन पढ़ेंगे, साबुन पढ़ लिया है, अपमार्जक के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? अपमार्जक। अब देखियो, अपमार्जक है उसकी परिभाषा जानेंगे। तो अपमार्जक की परिभाषा ये रहती है कि ये
अपमार्जक होते हैं ये सोडियम एल्किल सल्फेट व सोडियम एल्किल बेंजीन के सल्फोनेट होते हैं। किसके? सोडियम एल्किल सल्फेट व सोडियम एल्किल बेंजीन के सल्फोनेट होते हैं। तो अपमार्जक की परिभाषा क्या रहती है? अपमार्जक जो होते हैं वो एल्किल सल्फेट, सोडियम एल्किल सल्फेट व सोडियम एल्किल बेंजीन के सल्फोनेट होते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं? अपमार्जक कहते हैं। तो साबुन किसे कहते हैं? साबुन दीर्घ श्रृंखला वाले उच्च वशीय अम्लों के लवण को हम क्या कहते हैं? साबुन। तो ये परिभाषा रहेगी अपने अपमार्जक की। अब अपमार्जक जो है वो साबुन की तुलना में क्या है? श्रेष्ठ है। साबुन की तुलना में क्या है? श्रेष्ठ है। और साबुन की तुलना में श्रेष्ठ क्यों है? इसका कारण मैं आपको बताता हूं। अब जैसे देखिए, अब कठोर जल है, कठोर जल में किसके आयन होते हैं? कैल्शियम व मैग्नीशियम के आयन होते हैं। तो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो आयन हैं, ये आयन क्या करेंगे? ये अपमार्जक में उपस्थित जो सोडियम आयन है इसको प्रतिस्थापित कर देंगे। किसको प्रतिस्थापित करेंगे? इस सोडियम के आयन को हटा देंगे। अपमार्जक में जो सोडियम आयन उपस्थित है उसको क्या कर दिया जाता है? यानी कैल्शियम व मैग्नीशियम द्वारा अपमार्जक में उपस्थित सोडियम आयन को प्रतिस्थापित कर देते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं। अब आप देखिए, जो ये कर देते हैं, करके क्या बना देते हैं? ये खुद के सल्फोनेट बना लेते हैं। यहां सोडियम के सल्फोनेट होते हैं, लेकिन ये क्या कर देते हैं? खुद के सल्फोनेट, यानी स्वयं के सल्फोनेट। और स्वयं के सल्फोनेट, वहां पर स्वयं के लवण बना रहे थे, यहां पर क्या बना रहे हैं? स्वयं के सल्फोनेट। वहां मतलब साबुन में। तो स्वयं के सल्फोनेट किसके? कैल्शियम व मैग्नीशियम के सल्फोनेट बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? सल्फोनेट। अब बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो ये सल्फोनेट होते हैं ये जल में क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं। जल में क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं। और घुलनशील होने के कारण वो जल से क्या कर लेंगे? क्रिया कर लेंगे। और क्रिया करने के कारण उसमें भी सफाई का काम कर देते हैं। यानी ये सल्फोनेट घुलनशील होने के कारण ये अवक्षेपित नहीं होंगे। ये अवक्षेपित नहीं होंगे। और अवक्षेपित नहीं होने के कारण ये उससे क्या कर लेंगे? क्रिया कर लेंगे। इस तरह जो अपमार्जक होते हैं वो साबुन से क्या है? श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है। तो इसका कारण मैंने आपको बता दिया है। अब जो ये अपमार्जक होते हैं ये दीर्घ श्रृंखला वाले होने के कारण थोड़े से दूषित होते हैं, क्योंकि जीवाणु द्वारा इनको अपघटित नहीं किया जा सकता। अब जो अपमार्जक है या साबुन है ये शोधन की क्रिया कैसे करते हैं? तो ये शोधन की क्रिया करते हैं मिसेल का निर्माण करके। किसका निर्माण करके? मिसेल का निर्माण करके ये शोधन की क्रिया करते हैं। तो अब अपन पढ़ेंगे मिसेल का निर्माण, या पढ़ेंगे साबुन की शोधन क्रिया, या अपन क्या पढ़ेंगे? साबुन की शोधन क्रिया। अब मैं आपको बता दूं, सर्वप्रथम जो सोडियम एस्टीरेट होता है वो आयनित हो जाता है। यानी जो साबुन है वो आयनित हो जाते हैं। साबुन के कण जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? आयनन हो जाते हैं। जैसे साबुन की मैं बात करूं, C17H35 COONA, ये साबुन है, ये आयनित होगा। आयनित होकर के क्या बना लेगा? C17H35
COO माइनस प्लस Na प्लस। इस प्रकार आयनित हो जाते हैं। इस लंबी श्रृंखला को मैं R से व्यक्त कर सकता हूं, यानी इसको इस प्रकार लिखा जा सकता है, इस प्रकार लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है मैं आपको बता दूं। इसको मैं R कह दूंगा, एल्किल समूह जो हाइड्रोकार्बन भाग है, और CONA, और ये आयनित होकर के क्या बना लेगा, आयनित हो गए माइनस Na प्लस बना लेगा। ये बात आपको याद रखनी। अब देखो इसके दो भाग होंगे, साबुन आयनित होगा उस समय साबुन के कितने हो जाएंगे, दो भाग। एक तो जो हाइड्रोकार्बन भाग है, जो एल्किल भाग है, वो हाइड्रोकार्बन भाग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हाइड्रोकार्बन भाग। तो यानी कि इस साबुन के दो भाग होंगे, एक हो जाएगा हाइड्रोकार्बन भाग, क्या हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन भाग। और जो ये हाइड्रोकार्बन भाग है ये जल विरोधी होता है, ये जल विरोधी होता है। और दूसरा भाग इसका साबुन का हो जाएगा, वो हो जाएगा ध्रुवीय भाग। कौन सा हो जाएगा, ध्रुवीय भाग। और जो ये ध्रुवीय भाग है ये क्या होता है, ये होता है जल स्नेह। ये क्या होता है, जल स्नेह। और जो ये साबुन के ध्रुवीय भाग और हाइड्रोकार्बन भाग है ये इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि हाइड्रोकार्बन भाग अंदर की ओर और ध्रुवीय भाग क्या हो जाते हैं, बाहर की ओर स्थित होते हैं। इसको मिसेल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, मिसेल। यानी साबुन के हाइड्रोकार्बन भाग इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि हाइड्रोकार्बन भाग अंदर की ओर और ध्रुवीय भाग क्या होते हैं, बाहर की ओर स्थित होती है। इसको अपन क्या कहते हैं, मिसेल। कैसे मैं आपको बता दूं, जैसे कि ये जो ध्रुवीय भाग होता है वो ऋणावेशित होता है। तो ये जैसे ऋणावेशित है, ये बाहर की ओर क्या हो गया, ध्रुवीय भाग, ये बाहर की ओर क्या हो गया, ध्रुवीय भाग। और ये इस प्रकार से जो ध्रुवीय भाग रहेगा वो बाहर की ओर रहेगा, लेकिन जो ऋणावेशित भाग है वो क्या रहेगा, वो अंदर की ओर रहेगा। वो क्या रहेगा, अंदर की ओर। अब ध्यान से सुनिए, ये भाग है, ये है हाइड्रोकार्बन भाग। ये क्या है, हाइड्रोकार्बन। और जो ये बार है ये है ध्रुवीय भाग। कौन सा भाग है, ध्रुवीय भाग। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे मिसेल। तो मिसेल में क्या होता है कि हाइड्रोकार्बन और ध्रुवीय भाग इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, हाइड्रोकार्बन अंदर की ओर और ध्रुवीय भाग क्या होता है, बाहर की ओर। इसको हम मिसेल कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, मिसेल। तो मिसेल की परिभाषा पूछी जा सकती है, मिसेल को आपको चित्र पूछा जा सकता है। जो मिसेल होते हैं इसके जो ध्रुवीय भाग होता है ये ऋणावेशित होता है। तो मैं ऋणावेशित से इसको दर्शा रहा हूं। अब आपको याद ये रखना है, जो गंदगी होती है, जो अपने कपड़े में क्या होती है, गंदगी होती है या चिकनाई होती है, वो होती है तेल व वसा की। किसकी होती है, तेल की हो सकती है या वसा की हो सकती है। तो वो चिकनाई होती है, वो जल में क्या होती है, चिकनाई जल में अघुलनशील होती है। क्या होती है, अघुलनशील होती है। लेकिन याद रहे यही चिकनाई, ये चिकनाई हाइड्रोकार्बन भाग में क्या हो जाएगी, ये चिकनाई हाइड्रोकार्बन भाग में घुलनशील हो जाएगी। क्या हो जाएगी, घुलनशील। और घुलनशील होने के कारण ये हाइड्रोकार्बन से क्या कर लेगी, क्रिया कर लेगी। तो अब जैसे भी कोई चिकनाई दिखाई देती है या वसा या तेल की बूंद दिखाई देती है, तो साबुन क्या करता है, उसके चारों ओर मिसेल का निर्माण कर लेता है। किसका निर्माण कर लेता है, मिसेल का निर्माण करके अंदर किसको ले लेते हैं, उस चिकनाई को ले लेते हैं। और चिकनाई जल में तो अघुलनशील होती है, लेकिन हाइड्रोकार्बन भाग में क्या होती है, घुलनशील होती है। और घुलनशील होने के कारण क्या हो जाएगा, अब जैसे उस चिकनाई के अंदर कुछ जल की मात्रा है, तो वो जल की मात्रा ध्रुवीय भाग द्वारा बाहर खींच ली जाएगी। क्योंकि ध्रुवीय भाग जल स्नेही है, जल से स्नेह करता है, जल से क्रिया करता है, जल को पकड़ लेता है। इस प्रकार जैसे कोई गंदगी है, उस गंदगी को मिसेल बना करके कपड़े में से बाहर निकाल ली जाती है और सफाई की क्रिया पूर्ण की जाती है साबुन द्वारा मिसेल बना करके। मैंने आपको इसको अच्छे से समझाया है और आपको समझ में भी आया गया होगा। इस पाठ के जितने भी वीडियो बने हैं, इन वीडियो को अगर आप क्रम से देखेंगे तो ही आपको समझ में आएगा, अन्यथा बीच में देखने से कोई मतलब नहीं है। तो आप क्रम से इस वीडियो को देखें, आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। और कुछ कमियां आ रही है तो हमें जरूर बताएं कमेंट करके,
ताकि हम उसे सुधार सकें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।